हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है, डिजिटल इंडिया एक्ट से सुरक्षित होगा नया भारत, राजीव चंद्रशेखर। देखिए, तेजी से बढ़ते डिजिटल अपराधों से लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी टेक्नोलॉजी के संचालन की अनुमति नहीं होगी, चाहे मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो या चैट जीपीटी का या फिर साइबर समेत किसी भी मामले का हो। जल्द ही सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट के प्रस्तावित मसौदे पर इसके हितधारकों के साथ चर्चा शुरू करने जा रही है। यह कानून मौजूदा आईटी एक्ट की जगह लेगा। इस साल नया पर्सनल डाटा सुरक्षा विधेयक भी संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल में डिजिटल दुनिया में हुए व्यापक बदलावों को गिनाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि हम किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को खुला नहीं छोड़ेंगे जो समाज के लिए नकारात्मक हो। देश में अभी 85 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2025 तक 120 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे। बढ़ते डिजिटल अपराधों के कारण किसी भी डिजिटल नागरिक का नुकसान नहीं होने देंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि एनपीपीए ने तय की 23 दवाओं की खुदरा कीमतें। राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि एनपीपीए ने शुक्रवार को कहा कि उसने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। इसमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। एनपीपीए ने ये कीमतें 26 मई 2023 को हुई 113वीं बैठक में हुए फैसले के आधार पर औषधि आदेश 2013 के तहत निर्धारित की हैं। अधिसूचना के मुताबिक एनपीपीए ने डायबिटीज की दवा और मेटाफार्मिन की एक गोली की कीमत 10 रुपये तय की है। इसी तरीके से और भी यहाँ पर दवाइयों के नाम दिए हुए हैं, उनकी कीमतें तय की गई हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, तिरुवदुथुराई आदीनम ने सेंगोल पर नए विवादों को किया खारिज। देखिए, तमिलनाडु के धार्मिक मठ तिरुवदुथुराई आदीनम ने एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित उस खबर को शरारतपूर्ण बताया है कि आदीनम इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया था या नहीं। आदीनम ने इस रिपोर्ट को अप्रासंगिक बताते हुए कहा है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि तिरुवदुथुराई आदीनम के कुछ प्रतिनिधि 14 अगस्त 1947 को सेंगोल सौंपने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे, जो अब नई दिल्ली हो गया है। यह सेंगोल लॉर्ड माउंटेन को सौंपा गया था। बाद में उनसे लेकर इसका गंगा जल से राज्याभिषेक किया गया था, यानी कि अभिषेक किया गया था। फिर इसे जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित तिरुवदुथुराई आदीनम के प्रमुख स्वामी के बयानों को आधार बताते हुए दावा किया कि सेंगोल कभी लॉर्ड माउंटेन को नहीं दिया गया था, ना ही सी राजागोपालचारी से इस बारे में कोई चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि जब सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन को ही नहीं सौंपा गया तो फिर माउंटबेटन इसे नेहरू को कैसे सौंप सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देश भर में 4 लाख लोगों की जान भी बचाएगा जल जीवन मिशन। गांव में हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन का महत्व एक बार फिर रेखांकित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने इस मिशन को न केवल दुनिया के लिए मिसाल बताया है, बल्कि अपने अध्ययन के जरिए अनुमान व्यक्त किया है कि अगर हर ग्रामीण घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का ढांचा बन गया तो डायरिया के कारण होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को टाला जा सकता है। यह पहला अवसर नहीं है जब जेजेएम को अंतर्राष्ट्रीय सराहना सम्मान मिला है। इससे पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता प्राइस क्रेमर का फाउंडेशन गांवों में शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने में जेजेएम के योगदान पर अपनी रिपोर्ट दे चुका है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ ने अपने अध्ययन के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया। यह अध्ययन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के कहने पर किया गया था ताकि स्वास्थ्य एवं समाज के क्षेत्र में जेजेएम के असर
को समझा जा सके। WHO ने पाया कि अगर सभी लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचता है तो लगभग 101 अरब डॉलर की बचत होगी, क्योंकि डायरिया जैसी बीमारियों पर कम खर्च करना पड़ेगा। पर्यटन क्षेत्र में कुछ वर्ष बाद दिखेगा G20 सम्मेलन का लाभ, जयशंकर। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की व्यवस्था बदल दी है। अब भारत वैश्विक समस्याओं का जवाब देने के लिए तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन के साथ हम हर उस चीज की नींव रख रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री अमृतकाल कहते हैं। इसकी अध्यक्षता करने वाला भारत 18वां देश है, लेकिन 200 बैठकें करने वाला पहला देश है। इन सम्मेलनों का सबसे बड़ा लाभ पर्यटन उद्योग को मिलेगा। कुछ वर्ष बाद इसका परिणाम दिखेगा। विदेश मंत्री जयशंकर मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों के प्रचार अभियान के तहत शुक्रवार को DU के आर्यभट्ट कॉलेज में युवाओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने अमेरिकी दौरे के दौरान मोदी सरकार की आलोचना करने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसके जरिए राहुल गांधी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भारत से संबंधित मुद्दों को दूसरे देश में उठाना और उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करना अनुचित और नुकसानदेह है। यह प्रवृत्ति देश के सामने गंभीर समस्या लाने जैसा है। जयशंकर सर्वोदय इनक्लेव में डॉक्टर विवेक कुमार के नेतृत्व में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल थे और उन्होंने डॉक्टर को मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना और सस्ती दवाओं को लेकर मरीजों की जागरूक करने की अपील की है। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन से रणनीतिक रूप से किया जाएगा मुकाबला, खरगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को उत्तराखंड में LAC पर चीनी सैन्य निर्माण की खबरों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की है कि चीन से खोखले घमंड से नहीं अपितु रणनीतिक रूप से मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा चीन को क्लीन चिट देने की देश भारी कीमत चुका रहा है। उत्तराखंड में LAC के सहारे किया जा रहा है चीन का जो निर्माण है। सैटेलाइट चित्रों को साझा करते हुए खरगे ने ट्वीट पर कहा कि अब उत्तराखंड में LAC पर दुस्साहस चीन सैन्य निर्माण हमारी क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि निर्माण उत्तरकाशी जिले के पुलम समुद्र में से महज 40 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। भारत ने गुरुवार को बीजिंग को साफ संदेश देकर कहा कि पूर्वी लद्दाख की सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होने तक चीन के सामान्य संबंध होने की अपेक्षा निराधार है। मोदी सरकार की विदेश नीति पर विशेष मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चीन एकमात्र देश है जिसके साथ पिछले कुछ साल से हमारे संबंध आगे नहीं बढ़े हैं। इसका प्रमुख कारण चीन द्वारा 2020 में हुए सीमा समझौता का उल्लंघन करना और सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि सभी को नहीं दी जाए सामाजिक सुरक्षा, CEA। देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने सभी को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने के विचार को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह एक तरह का गलत प्रोत्साहन होगा और लोगों को आय सृजन के अवसर तराशने में रोकेगा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को अपने लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा विकासशील देश जिसके पास आय और रोजगार पैदा करने के अवसर नहीं है, वहां पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है और सभी को सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ सकती है। लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि भारत के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा ऐसी चीज नहीं है जो निकट भविष्य में सरकार के एजेंडे में होनी चाहिए। हालांकि सामाजिक सुरक्षा ऐसे लोगों को अवश्य दी जानी चाहिए जो आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को उस बिंदु तक ले जाना चाहिए जिसमें वे अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकें। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान सभी तरह के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही थी। आर्थिक सर्वे 2016-17 में सुब्रमण्यम ने सभी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार प्रस्तावित किया था। सर्वे में कहा गया था कि UBI सभी नागरिकों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय की गारंटी देगा और गरीबों के हितों के लिए चलाई जा रही मौजूदा योजनाओं के मुकाबले इसे संचालित करना आसान होगा। घरेलू GDP वृद्धि को अच्छा समर्थन, वृद्धि अनुमान में सुधार। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वृद्धि को अब शहरी मांग से अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण मांग में
कमी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक एसबीआई ने अपने एक अध्ययन में यह आकलन पेश किया है। इसके साथ ही एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.4% से संशोधित कर 6.5% कर दिया है। एसबीआई ने अपनी शोध रिपोर्ट इकोरैप में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई के जीडीपी पूर्वानुमान में अप्रैल 2023 में कुछ बदलाव आया है। आरबीआई ने अप्रैल 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन गुरुवार को पेश ताजा मौद्रिक नीति में इसे संशोधित करके 6.5% कर दिया गया है। इस दौरान मुद्रास्फीति के 5.1% रहने का अनुमान है। कोऑपरेटिव बैंकों को मिले ज़्यादा अधिकार। सहकारिता क्षेत्र में जुड़ी जो पहल है, बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने शहरी कोऑपरेटिव बैंकों को भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान अधिकार दिए हैं। देश में अभी 1514 शहरी सहकारी बैंक हैं। कारोबार के विस्तार के लिए अब ये भी अपनी नई शाखाएं खोल सकेंगे, साथ ही वाणिज्य बैंकों की तरह अपने ग्राहकों से एक मुश्त निपटान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं आरबीआई गवर्नर के साथ विस्तृत चर्चा के बाद केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को इन महत्वपूर्ण उपायों को अधिसूचित किया है। शहरी कोऑपरेटिव बैंक अपने अनुमोदित कार्य क्षेत्र में अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्त वर्ष की शाखाओं की संख्या के 10% तक नई शाखाएं खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पीएम मोदी के दौरे में अमेरिका के साथ बड़े रक्षा सहयोग के संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी और इस दौरान अमेरिका और भारत के रिश्ते नए स्तर पर पहुंचेंगे। इस दौरान कुछ बड़ा ऐतिहासिक और रोमांचपूर्ण हो सकता है, यह बात अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कही है। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार हो सकता है। इससे भारत के स्वदेशी सैन्य उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख अतुल केशव ने भी इस आशय के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 21 जून से अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर होंगे। 22 को मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा मामलों में अमेरिका के सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों में नया मुकाम स्थापित करेगा। उन्होंने यह बात अमेरिकी सुरक्षा पर आयोजित समूह चर्चा में कही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। क्यूबा में जासूसी अड्डा बना रहा चीन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में गुरुवार को दावा किया गया है कि अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्यूबा में चीन का एक जासूसी अड्डा बन रहा है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच गुप्त समझौता हुआ है। इसके लिए चीन की ओर से क्यूबा को अरबों डॉलर दिए गए हैं। यह अड्डा फ्लोरिडा से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। हालांकि रिपोर्ट को चीन ने नकार दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि झूठ फैलाना और बदनाम करना अमेरिका की रणनीति है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जासूसी अड्डे की मदद से बीजिंग अमेरिका के दक्षिण पूर्व इलाकों के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर नज़र रख सकेगा। साथ ही जहाज़ों की आवाजाही पर भी निगरानी रहेगी। इस इलाके के लिए कई अमेरिका सैन्य ठिकाने स्थित हैं। इसके मामले में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है, यह सही नहीं है। हालांकि इसमें साफ नहीं किया गया है कि उसमें किसे गलत मान रहे हैं। तो ये आज का यानी कि 10 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।